हेलो एवरीवन। हम आज एमबीए सेकंड सेमेस्टर में आपका एक सब्जेक्ट है बिजनेस रिसर्च मेथड्स एंड डिसीजन साइंस के सब्जेक्ट की यूनिट फिफ्थ पर आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डिसीजन साइंस। डिसीजन साइंस क्या है? डिसीजन साइंस एक ऐसा विषय है जिसमें हम मैथमेटिकल, स्टैटिकल और डाटा एनालिसिस का उपयोग करके यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि जो भी अनसर्टेन कंडीशंस होती हैं उसमें सही डिसीजन कैसे लिया जाए। डिसीजन साइंस को और अच्छे समझने के लिए हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस करते हैं। पहला पॉइंट है इसके अंदर, ये इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड होती है। यह सिर्फ एक विषय नहीं है, ये अलग अलग विषयों का एक कॉम्बिनेशन है। इसमें मैथ्स, डाटा एनालिसिस, बिहेवियर इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजिकल एंड कंप्यूटर आदि क्षेत्र शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य एक सिस्टमैटिक एविडेंस बेस्ड स्ट्रक्चर तैयार करना है जिससे हम जटिल समस्या मीन्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम रॉ डाटा का उपयोग करके ऐसी जानकारी में बदल सकते हैं जिससे भविष्य का अनुमान लगाया जा सके और बेहतर विकल्प चुने जा सकें। इसका सबसे बड़ा उपयोग हम पब्लिक हेल्थ की समस्याओं को समझने और पॉलिसीज को बेहतर बनाने के लिए करते हैं ताकि सोसाइटी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसे हम सॉल्व कर सकें। हम सरल शब्द में कह सकते हैं कि अंदाजा लगाने के बजाय डाटा और लॉजिक के आधार पर सही सा रास्ता चुनने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक कंपनी को नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है लेकिन उसे पता नहीं है कि ग्राहक उसे पसंद करेगा या नहीं। यहाँ डिसीजन साइंस का उपयोग करके पुराने डेटा और मैथमेटिकल फार्मूले की मदद से यह तय किया जा सकता है कि रिस्क कितना है और सफलता की संभावना कितनी है। कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीजन साइंस। डिसीजन साइंस मुख्य रूप से इस बात का अध्ययन है कि डिसीजन कैसे लिए जाते हैं और उन्हें बेहतर तरीके से कैसे लिया जाना चाहिए। यहाँ पर रॉ डाटा को एनालिसिस और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बीच के अंतर को हम कम करते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। ये केवल एक विषय नहीं बल्कि ऑपरेशन रिसर्च, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर की टेक्निक का एक कॉम्बिनेशन होता है। कोर कंपोनेंट डिसीजन एनालिसिस में शामिल है रिस्क एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, सिमुलेशंस मेथडोलॉजी एंड बिहेवियरल डिसीजन थ्योरी। सबसे पहले बात करते हैं हम रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस से ये समझा जाता है कि किस डिसीजन में कितना रिस्क और अनसर्टेनिटी होती है। और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में इसमें यह देखा जाता है कि काम को करने में कितना कॉस्ट आएगा और उसके क्या बेनिफिट्स होंगे फ्यूचर में। देन सिमुलेशन मॉडलिंग, यह कंप्यूटर पर मॉडल बनाकर देखा जाता है कि वास्तव में दुनिया में निर्णय कैसा परिणाम देगा, मीन्स फ्यूचर में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देन बिहेवियरल डिसीजन थ्योरी, इसमें यह देखा जाता है कि भावनाओं या आदतों मीन्स हैबिट के कारण वास्तव में डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। थर्ड, डाटा ड्रिवन फोर्सेस, इसका मुख्य जोर एक्सपीरियंस या केवल गट फीलिंग मीन्स अंतरात्मा की आवाज़ पर निर्भर रहने के बजाय डाटा को चेंज करने, एनालिसिस करने और उस रोल इन डिसीजन मेकिंग। स्ट्रक्चरिंग कॉम्प्लेक्सिटी, ये बड़ी एवं जटिल और अनसर्टन प्रॉब्लम्स को छोटे और मैनेजेबल और लॉजिकल हिस्सों में बांट देता है। इससे समस्या को समझना और हल करना हमारे लिए सरल हो जाता है। प्रिडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव इंसाइट, यह भविष्य के ट्रेंड का अनुमान लगाने के लिए मॉडल का उपयोग करता है और कार्रवाई के सबसे अच्छे तरीके का सजेशन देता है। इसके लिए लीनियर प्रोग्रामिंग और सिमुलेशन मॉडल जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। रिस्क मैनेजमेंट, ये प्रोबेबिलिटी एनालिसिस के माध्यम से अनिश्चित को मापता है। यह आपको बताता है कि किसी फैसले में कितनी जोखिम है और उसका आपके फ्यूचर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिससे आप बेहतर जानकारी के साथ चुनाव कर पाते हैं। ह्यूमन फैक्टर्स एनालिसिस, यह बिहेवियरल इकोनॉमिक को शामिल करता है ताकि डिसीजन लेने में मानवीय गलतियों और कॉग्निटिव बायसेस को समझा जा सके। यानी कि यह सिर्फ नंबर नहीं देखता बल्कि यह भी देखता है कि इंसान कहीं गलती कर सकता है या नहीं। इंपॉर्टेंस इन डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने और इफिशिएंसीज को बढ़ाने के लिए डिसीजन साइंस का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं इम्प्रूव डिसीजन क्वालिटी, सिस्टमेटिक एनालिसिस पर भरोसा करने से एरर और बाइस की संभावनाओं को कम किया जाता है। इससे लिए गए निर्णय मोर रैशनल मीन्स तर्कसंगत और हायर क्वालिटी वाले होते हैं। ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन, यह लिमिटेड रिसोर्सेज जैसे कि कैपिटल, टाइम, लेबर के सबसे अच्छे उपयोग को निर्धारित करने में हेल्प करता है।
सरल शब्द में कहें तो इससे हमें यह मालूम होता है कि कम से कम खर्च में सबसे अच्छा रिजल्ट कैसे प्राप्त होता है। थर्ड, इंक्रीज्ड एगिलिटी। वर्तमान में तीव्र गति से बदलते बिजनेस एनवायरनमेंट में यह प्राप्त इन्फॉर्मेशन के आधार पर डिसीजन लेने में सक्षम बनाता है। यह कंपनीज को मार्केट में होने वाले चेंजेस के अनुसार खुद में जल्दी से चेंजेस करने के लिए हेल्प करता है। एविडेंस बेस्ड रिजल्ट। यह सुनिश्चित करता है कि स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल चॉइसेस केवल अंदाजे पर नहीं बल्कि एम्पिरिकल डाटा में ठोस तथ्यों पर आधारित होते हैं। इससे सफलता की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। सरल शब्द में कहें, इसका मतलब यह है कि यदि कोई कंपनी डेटा का सही यूज़ करती है तो वह न केवल अपने पैसे और समय बचाती है बल्कि कंपटीशन में भी आगे रहती है, क्योंकि इनके डिसीजन एविडेंस पर लिए गए होते हैं। डिसीजन थ्योरी यह एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो मैथमेटिकल और लॉजिकल का उपयोग करके हमें अनसर्टन कंडीशंस में सही फैसला लेने में मदद करता है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट। डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। यहाँ आपके पास अधूरी जानकारी होती है लेकिन आप अलग अलग परिणामों की संभावनाओं का अनुमान लगा सकते हैं, जैसे मौसम विभाग के आधार पर छाता ले जाना या नहीं ले जाना। सेकंड आ रहा है डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। यहाँ आपको भविष्य के बारे में कोई जानकारी नहीं होती और ना ही आप संभावनाओं का अंदाजा लगा सकते हैं। ये अक्सर नए प्रोडक्ट या बदलते बाजारों में होता है। थर्ड, डिसीजन अंडर सर्टेनिटी। यहाँ आपको सारी जानकारी पता होती है, आपको पता होता है कि किस कदम का क्या नतीजा होगा, इसलिए सबसे अच्छा परिणाम चुनना आसान होता है। डिसीजन थ्योरी। ये थ्योरी हमें बताते हैं कि रैशनल निर्णय कैसे लिए जाना चाहिए या वास्तव में लोग फैसले कैसे लेते हैं। एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी नॉर्मेटिव। यह एक आदर्श मीन नॉर्मेटिव सिद्धांत है। यह बताता है कि लोगों को आदर्श रूप से कैसे व्यवहार करना चाहिए। यह मानता है कि इंसान पूरी तरह से रैशनल है। काम करने का तरीका, फैसला लेते समय व्यक्ति हर ऑप्शंस के संभावित परिणाम और उनके होने की प्रोबेबिलिटी को देखता है। वो उसी ऑप्शंस को चुनता है जहां उसे सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलने की उम्मीद होती है। इसमें व्यक्ति की जोखिम लेने की क्षमता में रिस्क प्रेफरेंस को भी ध्यान में रखा जाता है। सेकंड आ रहा है प्रोस्पेक्टिव थ्योरी, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव। यह एक डिस्क्रिप्टिव थ्योरी है। ये बताती है कि असल दुनिया में लोग वास्तव में फैसले कैसे लेते हैं। लोग लाभ मीन्स गेन और लॉसेस को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। मीन्स हानि का डर मीन्स लॉ। हमें 1000 जीतने से जितनी खुशी होती है उसे कहीं ज़्यादा दुख 1000 खोने पर होता है, यानी हम नुकसान से बचने की कोशिश ज़्यादा करते हैं। फ्रेमिंग, हम इस बात से प्रभावित होते हैं कि जानकारी हमारे सामने कैसे रखी गई है। अगर किसी चीज़ को फ़ायदे के रूप में दिखाया जाए तो हमारा फैसला अलग होगा, और अगर उसी चीज़ को नुकसान के रूप में दिखाया जाए तो फैसला बदल जाता है। रिग्रेट थ्योरी, यह सिद्धांत बताता है कि लोग निर्णय लेते समय केवल प्रॉफिट नहीं देखते बल्कि यह भी सोचते हैं कि फ्यूचर में उन्हें अपने फैसले पर पछतावा ना हो। मुख्य बात, व्यक्ति ऐसा विकल्प चुनता है जिससे परिणाम आने के बाद होने वाले संभावित पछतावे को कम से कम किया जा सके। एग्जाम्पल, शेयर बाजार में पैसा लगाते समय कोई व्यक्ति बहुत जोखिम भरा शेयर इसलिए नहीं खरीदता क्योंकि उसे डर होता है कि अगर पैसे डूबे तो उसे मैंने ऐसा क्यों किया वाला बहुत दुख होगा। अगर हम इसको सरल शब्द में कहें तो निर्णय ऐसा हो कि बाद में उसका पछतावा ना हो। बाउंडेड रैशनैलिटी, ये सिद्धांत इस वास्तविकता को स्वीकार करता है कि इंसान या मैनेजर रोबोट नहीं होते। एक मैनेजर के पास दुनिया की सारी जानकारी नहीं हो सकती और ना ही उसका दिमाग हर डेटा को प्रोसेस कर सकता है, क्योंकि उसका सोचने की एक सीमा होती है। सेटिस्फाइंग, जिसको हम बोलते हैं संतोषजनक, क्योंकि हम सब कुछ नहीं जान सकते इसलिए हम सबसे बेस्ट ढूंढने के बजाय एक ऐसा समाधान ढूंढ लेते हैं जो काफ़ी अच्छा हो और जिससे काम चल जाए। इसे ही हम सेटिस्फाइंग कहते हैं। उदाहरण के लिए, मोबाइल खरीदते समय आप दुनिया के हर फ़ोन का रिव्यू नहीं देखते बल्कि अपनी बजट या लिमिट में जो 2 या 4 अच्छे फ़ोन मिलते हैं उनमें से एक चुन लेते हैं। सरल शब्द में कहें बाउंडेड रैशनैलिटी के बारे में
हम परफेक्ट निर्णय नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास सीमित जानकारी और दिमाग है, इसलिए हम बस ठीक ठाक निर्णय से संतुष्ट हो जाते हैं। टेक्निक फॉर डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। जब हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं की संभावनाओं का पता हो तो इन 4 तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला आ रहा है EMV, मीन्स एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। ये सबसे सरल तरीका है। इसमें हम देखते हैं कि औसतन हमें कितना पैसा या फ़ायदा मिल सकता है। ये कैसे काम करता है? हर संभावित परिणाम, इस पे ऑफ को उसकी होने की संभावना मीन्स प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर सबको जोड़ दिया जाता है। EOL मीन्स एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस, जिसको आप बोलते हैं। इसे हम पछतावा कम करने वाली टेक्निक भी कहते हैं, मीन्स मिनिमाइज रिग्रेट टेक्निक्स। ये टेक्निक उस विकल्प को चुनने पर जोर देती है जिसमें पछतावा सबसे कम हो। इसमें रिग्रेट का फॉर्मूला बनता है बेस्ट पे ऑफ माइनस एक्चुअल पे ऑफ। फिर इसके अंदर डिसीजन ट्री। ये फैसले को समझने का एक ग्राफिकल या विजुअल तरीका है। ये एक पेड़ की तरह दिखता है जिसमें अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। हर ब्रांचेस का एक अलग रास्ता या फैसले को दिखाती है। इसमें रास्ते, उनकी संभावना और उनसे मिलने वाले फायदे को एक नक्शे की तरह दिखाया जाता है ताकि कॉम्प्लेक्स फैसलों को आसानी से समझा जा सके। सेंसिटिविटी एनालिसिस। ये चेक करने का तरीका है कि आपका फैसला कितना मजबूत है या कितना ठोस है। इसमें यह देखा जाता है कि अगर भविष्य की संभावनाओं मीन्स प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट्स में थोड़ा सा भी चेंज हो जाए तो क्या आपका सबसे अच्छा फैसला बदल जाएगा। ये समझने में मदद करता है कि आपका निर्णय बाहरी बदलावों के प्रति कितना संवेदनशील है। टेक्निक फॉर डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। ये पहला आ रहा है इसके अंदर मैक्सीमैक्स। ये आशावादी लोगों के लिए होता है। सोच है इसकी सबसे अच्छा ही होगा, मीन्स काम करने का तरीका हर वीक ऑप्शंस में जो सबसे अच्छा फ़ायदा मिल सकता है उसे चुनें। सरल शब्दों में कहें, ये सबसे अच्छे में से सबसे अच्छा ढूंढता है, मीन्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट। सेकंड आ रहा है मैक्सिमीन मेथड। ये निराशावादी या बहुत सावधान लोगों के लिए होता है। इसकी सोच है अगर बुरा हुआ तो कम से कम कितना मिलेगा। मीन्स काम करने का तरीका हर विकल्प में सबसे खराब नतीजे को देखें और उन खराब नतीजों में से जो सबसे अच्छा हो उसे चुनें, यानी बुरे में से सबसे अच्छा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। लाप्लास। यह एक बैलेंस तरीका होता है। इसकी सोच है सब कुछ होने की संभावना बराबर है। काम करने का तरीका यह मानता है कि सभी परिणाम बराबर होने की उम्मीद रखते हैं, इसलिए सभी परिणामों का एवरेज निकाला जाता है और जिसका एवरेज सबसे ज़्यादा हो उसे चुना जाएगा। मीन्स क्राइटेरिया ऑफ रियलिज्म। ये आशावादी और निराशावादी के बीच का एक कॉम्बिनेशन होता है। काम करने का तरीका इसमें एक आशावादी गुणांक मीन्स कोफिशिएंट ऑफ ऑप्टिमिज्म का उपयोग किया जाता है। ये सबसे अच्छे और सबसे खराब परिणामों को एक वेट देता है ताकि एक संतुलित मीन्स बैलेंस डिसीजन लिया जा सके। मिनिमैक्स रिग्रेट। ये पछतावे को कम करने का पर केंद्रित होता है। सोच, गलत फैसला लेने का दुख कम से कम होना चाहिए। काम करने का तरीका, हम हर स्थिति में अधिकतम पछतावे मीन्स मैक्सिमम रिग्रेट की गणना करते हैं और उस ऑप्शंस को चुनते हैं जहां ये अधिकतम पछतावा सबसे कम हो। टूल्स फॉर मैनेजिंग रिस्क अंडर अनसर्टेनिटी। जब भविष्य के बारे में चीज़ें पक्की ना हो तो कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा इन 4 तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। पहला आ रहा है प्रोबेबिलिटी असेसमेंट। व्हाट इज़, क्या है ये? अनिश्चितता को नंबरों में बदलने की कोशिश करना। ये कैसे काम करता है? पिछले सालों के डेटा को देखकर या विशेषज्ञ मीन्स एक्सपर्ट्स की सलाह लेकर ये अंदाज़ लगाना कि किसी घटना के होने की कितने प्रतिशत चांस हैं। सेकंड आ रहा है इसके अंदर सिनारियो एनालिसिस या सिमुलेशन। अलग अलग स्थितियों की कल्पना करना और उनके असर को जांचना। काम कैसे करता है? हम ये देखते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, जैसे अगर मंदी आई तो क्या होगा या अगर बाजार उछला तो क्या होगा। इससे भविष्य की अनिश्चितताओं को कम करने में मदद मिलती है। डाइवर्सिफिकेशन हेजिंग, ये जोखिम कम करने की एक रणनीति है। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में ना रखें, यानी अपने पैसे या बिजनेस को अलग अलग जगहों पर फैला देना ताकि एक जगह नुकसान हो तो दूसरी जगह से भरपाई हो सके। हेजिंग
बुरे समय या नुकसान से बचने के लिए पहले से ही कोई इंतजाम या बीमा जैसा कवर लेना। फोर्थ, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, क्या है ये? जानकारी जुटाकर अनिश्चितताओं को कम करना। काम कैसे करता है? मार्केट रिसर्च या सर्विस में पैसा लगाना। इसका मुख्य उद्देश्य अनिश्चितताओं की स्थिति से निकलकर जोखिम की स्थिति में आना है। जब आपके पास जानकारी होती है तो आप बेहतर अनुमान लगा लेते हैं। गेम थ्योरी। गेम थ्योरी एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है जिसका उपयोग रैशनल एक्टर्स के बीच रणनीतिक निर्भरता का एनालिसिस करने के लिए किया जाता है। आसान शब्द में इसका मतलब यह एक ऐसी स्थिति का अध्ययन है जहां आपका फ़ायदा मीन्स पे ऑफ सिर्फ आपके अपने फैसले पर नहीं बल्कि दूसरों के फैसले पर भी निर्भर करता है। इसे गेम्स कहा जाता है जिसमें कॉम्पिटिटिव या कोऑपरेटिव स्थितियां हो सकती हैं। इसका मेन कंपोनेंट्स हैं प्लेयर्स जो निर्णय लेने वाले लोग या कंपनीज होती हैं, स्ट्रेटेजिक वे विकल्प या चालें जो एक खिलाड़ी चुन सकता है, पे ऑफ अंत में मिलने वाला परिणाम फ़ायदा या नुकसान। इसका मेन ऑब्जेक्ट इसका लक्ष्य सर्वोत्तम निर्णय मीन्स ऑप्टिमल डिसीजन की पहचान करना है। यह इक्विलिब्रियम की स्थिति खोजने में मदद करता है जहां सभी खिलाड़ी अपने सबसे अच्छी चाल चल रहे होते हैं और कोई भी अपनी रणनीति बदलना नहीं चाहता है। जैसे नैश इक्विलिब्रियम, उदाहरण के लिए सोचिए दो बड़ी कंपनियां हैं कोको कोला और पेप्सी अपनी कोल्ड ड्रिंक्स की कीमत तय कर रही हैं। अगर एक कीमत कम करती है तो दूसरी के मुनाफे पर असर पड़ेगा। तो गेम थ्योरी इसी दिमागी खेल को समझने में मदद करता है। कोर कंपोनेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ गेम थ्योरी। पहला आ रहा है इसके अंदर प्लेयर्स, डिसीजन मेकर्स। ये निर्णय लेने वाली यूनिट्स होती है जैसे कोई व्यक्ति, कोई कंपनी या कोई नेशन। ऑब्जेक्ट हर खिलाड़ी रैशनल होता है और उसका लक्ष्य अपनी उपयोगिता या पे ऑफ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना होता है। स्ट्रेटेजिक एक्शंस, ये उन सभी संभावित चालों या विकल्पों का समूह है जो एक प्लेयर के पास उपलब्ध होते हैं। प्लेयर यह तय करता है कि उसे गेम में कौन सा रास्ता चुनना है। पे ऑफ मीन्स आउटकम, यह वो इनाम, रिवार्ड, फ़ायदा या परिणाम है जो सभी प्लेयर्स द्वारा चुनी गई स्ट्रेटेजिक के एक विशेष कॉम्बिनेशन से मिलता है। सरल शब्द में अगर मैंने ए किया तो आपने बी किया तो मुझे क्या मिलेगा? इन्फॉर्मेशन, ये वो जानकारी है जो खिलाड़ियों को दूसरे खिलाड़ियों की चालों या फ़ायदों या उनके प्रकार के बारे में होती है। ये दो तरह की हो सकती हैं, कंप्लीट यानी सब पता है और इनकम्प्लीट यानी कुछ बातें छिपी हुई हैं। इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट, यह वह अनुमानित परिणाम में प्रेडिक्टेड आउटकम्स हैं जहां गेम खत्म होने की संभावनाएं होती हैं। यहाँ कोई भी प्लेयर अकेले अपनी स्ट्रेटेजी बदलकर अपना फ़ायदा नहीं बढ़ा सकता। इसे सबसे प्रसिद्ध तौर पर नैश इक्विलिब्रियम कहा जाता है जहाँ हर कोई अपनी जगह पर स्थिर हो जाता है क्योंकि हिलने से नुकसान हो सकता है। टाइप्स ऑफ गेम्स। पहला आ रहा है इसके अंदर कोऑपरेटिव वर्सेस नॉन कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव, इसमें खिलाड़ी आपस में मिलकर स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और मजबूत समझौते कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट मिलकर फ़ायदा कमाना होता है इसका। नॉन कोऑपरेटिव, यहाँ हर खिलाड़ी अपनी योजना खुद बनाता है और इंडिपेंडेंटली काम करता है। इसमें कोई परमानेंट समझौता नहीं होता है। जीरो सम वर्सेस नॉन जीरो सम। जीरो सम, यह एक की जीत दूसरे की हार वाली स्थिति है। इसमें एक खिलाड़ी को जितना फ़ायदा होता है दूसरे को उतना ही नुकसान होता है। कुल योग हमेशा शून्य रहता है जैसे शतरंज या जुए में। नॉन जीरो सम, इसमें दोनों खिलाड़ियों का फ़ायदा या दोनों खिलाड़ियों का नुकसान हो सकता है। यह खिलाड़ियों के हित आपस में मिल सकते हैं जिसमें दोनों को फ़ायदा पहुंचाने वाले रिजल्ट निकल सकते हैं। वन शॉट वर्सेस रिपीटेड। वन शॉट, यह एक बार होने वाली बातचीत या खेल है। खिलाड़ी एक दूसरे से सिर्फ एक बार मिलते हैं और फिर कभी नहीं, इसलिए वे भविष्य की चिंता किए बिना फैसला लेते हैं। रिपीटेड, ये खेल कई बार खेला जाता है। इसमें खिलाड़ियों को अपनी रेपुटेशन
बिल्डिंग बनाने का मौका मिलता है, क्योंकि उन्हें पता है कि वे फिर से मिलेंगे। वे अक्सर एक दूसरे पर भरोसा करना या सहयोग करना चुनते हैं। की एनालिटिक पर्सपेक्टिव। पहला इसके अंदर रैशनैलिटी एजम्पशन। ये गेम थ्योरी की सबसे बुनियादी शर्त है। हम यह मानकर चलते हैं कि सभी खिलाड़ी लॉजिकल हैं। वे कभी भी बिना सोचे समझे कदम नहीं उठाते, बल्कि हमेशा वही विकल्प चुनते हैं जिससे उनका खुद का फ़ायदा सबसे ज़्यादा हो। स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंसी। ये समझना है कि आपकी सफलता अकेले आपके हाथ में नहीं हो। मतलब ये पहचानना कि आपकी जीत या हार इस बात पर निर्भर करती है कि दूसरे खिलाड़ी ये क्या करेंगे। सफल होने के लिए आपको दूसरों के कदमों का सही अंदाजा लगाना पड़ता है। मॉडलिंग टूल्स। गेम को समझने और दिखाने के लिए मुख्य रूप से दो तरीके का उपयोग किया जाता है। नॉर्मल फॉर्म। इसमें एक टेबल मैट्रिक्स बनाई जाती है जिसमें खिलाड़ियों की चालें और उनके मिलने वाले फ़ायदे दिखाए जाते हैं। यह आमतौर पर तब इस्तेमाल होता है जब दोनों खिलाड़ी एक साथ चाल चलते हैं। एक्सटेंसिव फॉर्म गेम ट्री। इसे एक ट्री के चित्र की तरह दिखाया जाता है। यह तब काम करता है जब खिलाड़ी बारी बारी से चाल चलते हैं, जिससे खेल का पूरा क्रम में सीक्वेंस साफ दिखाई देता है।